साथियों नमस्कार, मैं कौस्तुभ उपाध्याय। प्रखर खबर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चुनावी नतीजे आने के बाद देश भर में दो चीजों पर ही सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक तो ये कि नई सरकार कब बनेगी, कैसे बनेगी और सरकार का चेहरा कैसा होगा। यानी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार के प्रधान होंगे या फिर इस बार सरकार की कमान किसी नए व्यक्ति के हाथ में आएगी। फिलहाल इन सवालों का पुख्ता और पक्का जवाब आने में कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक का समय लग सकता है। लिहाजा हम इन बातों पर कोई हवाई चर्चा फिलहाल नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे उस दूसरे मुद्दे की जिस पर देश भर में चौपालों से लेकर चाय की बैठकों तक में चर्चा हो रही है। लोग इस पे ठहाके लगा रहे हैं, मौज ले रहे हैं और कहीं कहीं इसकी वजह भी तलाशी जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार की सबसे ज्यादा जलवेबाज और तेज तर्रार मानी जाने वाली मंत्री और इंडियन पॉलिटिक्स की ड्रामा क्वीन कही जाने वाली स्मृति ईरानी को अमेठी में मिली करारी शिकस्त की। अपने आका मोदी और शाह की तरह ही हमेशा घमंड में चूर रहने वाली स्मृति ईरानी की हार की सबसे बड़ी वजह उनका 7वें आसमान पे पहुंच चुका अहंकार बताया जा रहा है। लोगों को डराने धमकाने और अर्दब में लेने की उनकी इस कदर आदत हो गई। विरोधियों पर धौंस जमाते और अपनी ऐंठ दिखाते दिखाते अमेठी में स्मृति ईरानी ने एक जनसेवक या जन नेता के बजाय अपनी इमेज एक घमंडी और मगरूर नेता की बना ली। कहा जा रहा है कि 2019 में संसदीय चुनाव जीतने के बाद वो खुद को अजय समझने लगी, जबकि इससे पहले के 2 चुनावों में लगातार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में लगातार मिली इन 2 करारी हारों के बाद जब 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराकर चुनाव जीता तो उनके दिमाग पे ये फितूर हावी हो गया कि उन्होंने तो अब विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे और देश की सत्ता पर लगभग 6 दशक तक राज करने वाली पार्टी के मुखिया को हरा दिया है, तो जिंदगी में अब उन्हें दोबारा कोई हरा नहीं सकता। अमेठी के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी पर मिली जीत को स्मृति ईरानी पचा नहीं पाए, जबकि ये कोई ऐसी बहुत रिकॉर्ड वोटों से मिली जीत या बम्पर जीत नहीं थी। वो जैसे तैसे महज 55,000 वोटों के अंतर से किसी तरह राहुल गांधी को पराजित कर पाई थी और इसे एक जीत के लिए कैसे कैसे धत्कर्म किए गए ये भी कोई अमेठी की जनता से छुपा हुआ नहीं है। खैर, 2019 के चुनाव में कांग्रेस के बेहद लचर प्रदर्शन के चलते ये बातें उस वक्त हवाई हो गई थी और देश भर में चूंकि चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए उंगलियां भी उनकी ओर ही उठने लगी। चुनाव में अमेठी की सीट गंवाने और देश भर में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन की जिम्मेदारी उस वक्त लेते हुए राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और यही नहीं, उन्होंने खुद को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद के सभी प्रयासों से खुद को अलग कर लिया। बस यहीं से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की सियासत ने 2 विपरीत दिशाओं में करवट लेनी शुरू कर दी। एक और राहुल गांधी ने जमीन पर उतरकर संघर्ष करके अपनी एक नई छवि गढ़ने की यात्रा शुरू की, तो दूसरी ओर स्मृति ईरानी की हालत खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं वाली हो गई। एक और राहुल गांधी ने सड़कों पर उतर के करीब 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, तो दूसरी ओर स्मृति ईरानी सत्ता की ऐसी ऊंची अट्टालिका पर जाकर खड़ी हो गई जहां से उन्हें अमेठी की जमीन दिखाई देनी बंद हो गई और लोगों की आवाजें सुनाई देनी भी बंद हो गई। पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने का नशा स्मृति ईरानी के सिर पर कुछ इस कदर चढ़ा कि उन्होंने खुद को एक तरह से मोदी का ही मिनिएचर या फिर कहें कि नरेंद्र मोदी का फीमेल वर्जन बना लिया। दुनिया उन्हें अपने आगे बौनी नजर आने लगी और अपने इर्द गिर्द उन्होंने ऐसे लोगों की एक दीवार खड़ी कर ली जो उनके और जनता के बीच में अवरोध बनकर खड़े हो गए। बिचौलिए किस्म के इन लोगों ने हर बात में हाँ मिलाकर स्मृति ईरानी के दिमाग इस कदर खराब कर दिए कि उन्हें सुनने की आदत ही नहीं रही। क्षेत्र की जनता से सीधा संपर्क कटने का बुरा नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ स्मृति ईरानी की सियासी जड़ें अमेठी में कटती चली गईं, बल्कि उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में कोई बड़ा विकास कार्य न होने के चलते जनता के मन में जो गुस्सा उबल रहा था उसका अंदाजा भी नहीं लगने पाया। और ये चीजें चुनाव अभियान शुरू होने के बाद जब सामने आई तब तक बहुत वक्त गुजर चुका था। स्मृति ईरानी न अब इसे स्वीकार कर सकती थी और न ही इसमें कोई सुधार कर सकती थी। लिहाजा लोगों की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को सुनने और समझने के बजाय उन्होंने लोगों को डरा धमकाकर चुप कराने या अर्दब में लेने का रास्ता अपना लिया।
इसका एक बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब चुनाव प्रचार के बीच एक भंडारे के कार्यक्रम में भाग लेने स्मृति ईरानी पहुंची तो मंच से ही वहां उनका तीखा विरोध किया जाने लगा। चुनाव की इस नाजुक बेला में लोगों के मान मनोबल करके उन्हें शांत कराने के बजाय स्मृति ईरानी ने उन्हें डांट डपट कर चुप कराने का रास्ता अपनाया, जिससे बात और भी बिगड़ गई। बताया जाता है कि अमेठी की जनता के बीच तेजी से वायरल हुए इस घटना के वीडियो ने अंतिम क्षणों में स्मृति ईरानी का खेल जमकर खराब किया। आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो। निवेदन है, हाथ जोड़ के हाथी का प्रयत्न बंधन है आप लोगों से। यहाँ पर हमारे समाज के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं दिया है। समाज आज पार्टी सिकल है। जो भाई ये मंच पर बोल गए वो शायद ये जानते नहीं कि अहिल्याबाई होलकर जी की पालकी इंदौर में उठाने वाली स्मृति ईरानी है। जब जान जाते पहचान जाते, भैया मैं यहाँ राजनीति समाज के मंच पे नहीं कर रही हूँ, वरना इतना कह दूं कि अहिल्याबाई होलकर का जितना कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है वो और किसी पार्टी ने नहीं किया। मैंने समाज के मंच पर कोई राजनीति नहीं की है। आपसे आग्रह है, भंडारे का कार्यक्रम है, यहाँ पर राजनीति ना करें, वरना मुझे भी यहाँ पर किसी कारणवश फिर बोलना पड़ेगा। समाज का सम्मान करें, भंडारे का सम्मान करे और संस्कार का सम्मान। इस वीडियो के अलावा बदकिस्मती से ठीक चुनाव के बीच ही स्मृति ईरानी का एक और अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो गया। इसमें मशहूर यूट्यूबर कामिया जानी को इंटरव्यू देते हुए स्मृति ईरानी ने 2 बार पेलने जैसे अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया। एक बार नहीं, 2 बार उन्होंने बताया कि अपने कॉलेज के दिनों में वो किस तरह से लड़कों को पेल दिया करती थी। गवर्नमेंट बस्तीज गलीज में रहते थे, गवर्नमेंट हाउसिंग में, आर के पुरम नाम की जगह है दिल्ली में, वहां पे रहते थे। और वहां पे अगर किसी ने किसी को बोल दिया कुछ तो लड़कियां सबसे पहले मेरे पास आती थी कि इसको पेलना है, इसको पीटना है। पीटा है आपने कभी? पीटा है, एक बार तो ऐसे पीटा है, मतलब जो आर के पुरम में रहते हैं हाँ। उनको उसकी ज्योग्राफी समझ में आएगी। मतलब माँ बालकनी में लॉक करके नीचे छज्जे के नीचे आके लड़कियों को, हमारे गली में किसी लड़की को छेड़ा वेड़ा था, हाँ। उसको पेल रही थी, उसके 2 दोस्त देख रहे थे। मेरी माँ को नहीं पता था कि मैं मारपीट करती हूँ, तो मेरी कहा जा रहा है कि पेलने वाले इस वीडियो ने स्मृति ईरानी की इमेज को जमकर वाट लगाई। अमेठी के लोग बताते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति का ये वीडियो अमेठी के घर घर तक जा पहुंचा था और लोग देख के ये हैरान हो रहे थे कि देश की पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान महिला बाल विकास मंत्री ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, ये कैसे संस्कार हैं उनके, जो कि भरी संसद में राहुल गांधी को ही संसद की दुहाई देते हुए लाल लाल आंखें दिखाती हुई नजर आ रही थी। दूसरी ओर स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए अंतिम समय में कांग्रेस की ओर से मैदान में उतारे गए किशोरी लाल शर्मा भाषा, व्यवहार और बोलचाल सभी मामलों में सभ्य, सौम्य और सुशील व्यक्ति के तौर पर देखे गए। इससे एक गजब का पॉलिटिकल कंट्रास्ट अमेठी में खड़ा हो गया। एक और स्मृति ईरानी के अहंकार, बदजुबानी और बेअदबी से जो गुस्सा लोगों के मन में उभर रहा था वो सीधे किशोरी लाल शर्मा के खाते में वोटों के रूप में जाकर गिरने लगा। इस तरह अपनी सज्जनता और विनम्रता के बूते किशोरी लाल शर्मा ने महज 2 हफ्ते में स्मृति ईरानी के अहंकार के किले को ढहा कर रख दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं स्मृति ईरानी के एक तीसरे वीडियो की, जो अमेठी में उनके चुनाव हारने के बाद सामने आया। ये मौका था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जब संवाददाताओं को बुलाकर स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बावजूद अपने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का आभार व्यक्त कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने चुनाव जीतने वाले को बधाई भी दी और साथ ही अपने साथ जुड़े लोगों को हौसला बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की ये पंक्तियां भी पढ़ी कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, दीदी इसके बाद कहीं आप अमेठी से नाता तोड़ तो नहीं लेंगी? एक मधुर सी मुस्कान के साथ स्मृति ईरानी ने जवाब दिया कि बहन से ऐसा सवाल पूछते हो, बहनों से नाता
अर्थी उठने के बाद ही टूटता है। चुनावी हार के मिले इस कड़वे सबक ने कल तक की जलवेबाज और रंगबाज मंत्री को अचानक से अमेठी की जनता की दीदी बना दिया। लोग हैरान थे, लोग भावुक थे और मन ही मन सोच रहे थे कि दीदी, काश यही विनम्रता, यही प्यार, यही मुस्कान आपने 4 दिन पहले बिखेर दी होती तो आज नतीजे शायद कुछ और ही होते। आज इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी की एक पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने अमेठी में संघर्ष शुरू किया 1970 के दशक में। एक पीढ़ी ऐसी जो साल 2014 से लेकर 24 तक हारी जीती और आज फिर संघर्ष के मोड़ पर खड़ी है। सर्वप्रथम भाजपा के सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ क्षेत्र की और पार्टी की सेवा की। हर गांव में नाली खड़ंजा से लेकर बाईपास, मेडिकल कॉलेज, 30-30 वर्ष पुरानी लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। पुनः दोहराती हूं, मेरे साथ आज विद्यमान हैं तेजभान सिंह, राम प्रसाद जी, जिन्होंने संघर्ष का झंडा अमेठी में उठाया 1970 के दशक से। आज हमारी पीढ़ी ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नेताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार वंदन करती है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। हाँ, मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दीदी अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है। तो दोस्तों, अमेठी की इस दास्तान के साथ मैं कौस्तुभ उपाध्याय लेता हूं आपसे इजाजत। प्रखर खबर में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे, किसी नई खबर और किसी नए न्यूज एनालिसिस के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे अनुरोध है कि ये पुण्य कार्य तुरंत का तुरंत कर डालिए और साथ ही बेल आइकन के घंटे को भी बजा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको तत्काल मिल जाया करे। दोस्तों, अपने कमेंट्स के जरिए अपनी बहुमूल्य राय और अपनी कीमती सलाह भी हम तक जरूर पहुंचाएं। आपकी सलाह और आपकी राय का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। तब तक के लिए आप सबको कौस्तुभ उपाध्याय का नमस्कार।